हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की 8 की रव्य पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी 2024-25 की, यानी कि जो नई वाली बुक आपको स्कूल से मिली है, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8 की रव्य पुस्तक। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने एक जानकारी दे दूँ कि आप लोग सामने इस प्रकार से एक अनुक्रमणिका दी गई है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेगा इतिहास, ठीक है। तो इतिहास आपका पार्ट 1 से लेके 10 तक रहेगा। तो इसका मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन करवा दिया है, साथ ही इसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, ठीक, पार्ट 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो देख सकते हो, उससे भर सकते हो। आशा करता हूँ अधिकांश लोगों के पार्ट 1 से 10 तक भर चुका है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो में आप लोगों के सामने यानी भूगोल भाग, जो आपका भूगोल है इसी में, जो पार्ट 1 से लेके 6 तक दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में भूगोल का पार्ट 1 से लेकर 6 तक का मैं संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। फिर इसके आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी राजनीति विज्ञान पे, ठीक है। तो उसका अलग वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में आपके मैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 पार्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो ये आपके पार्ट का नाम है। तो ये लगा अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसको आप लोग को जानने के लिए बता दूं मैं, सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने फर्स्ट में प्रश्न। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ए प्रश्न है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो किस प्रकार से करना, चलिए वो बता दें। पहला प्रश्न पढ़ लेते। पहला प्रश्न लगा है, प्रश्न नंबर 1, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, तो वो कितने दिन में करता है? यहाँ पर 59 दिन में, या 88 दिन में, या 27 दिन में, या 255 दिन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दें। तो जिनको पता है वो बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो मैं उनकी जानकारी बता दूं। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा आपका 88 दिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। चलिए इसी बात बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दूसरे में लिखा है, पृथ्वी का उपग्रह है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, क्या बृहस्पति है, क्या मंगल है, क्या शुक्र है? बताइए। अब आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनके लिए आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे वाले का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे चंद्रमा। तो आपका ये चंद्रमा सही आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पहले का बी ऑप्शन और दूसरे का ए ऑप्शन हो जाता है। वो आप लोग यहाँ पर उत्तर की जगह पर लिख भी सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही है नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है आकाश में सबसे बड़ा ग्रह। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप यहाँ पर चौथे में लिखा है, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विधि आकृतियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं? चलिए तो वो कहलाती है आपकी नक्षत्रमंडल, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा? जो सूर्य है, जो सूर्य से गर्मी निकलती है, ताप बोला जाए, तो वो सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र पर। किस बढ़ेगा? शुक्र पर। तो आपको बी ऑप्शन टिक करके यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 आपके फर्स्ट में प्रश्न थे, यानी सही विकल्प थे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। किस प्रकार से भरना वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं, पहला रिक्त स्थान लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर लोग हुए 150 मिलियन, ठीक है। यहाँ पर आप इसका आंसर सही लिख देंगे, 150 मिलियन, जो पहले में आ जाएगा। बी वाले ऑप्शन में लिखा है, ध्रुव की सहायता से दिशा का पता था। कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का पता लगता है, ठीक। अगला सी वाला, तो सी वाला मैंने भरा नहीं, जो कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों का चक्कर कौन लगाते हैं? तो अगर आप लोग पता है तो आप लोग लिख सकते हैं, या कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोग सर मैम से पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे इसका सही आंसर पता नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने आपका गलत नहीं करवाना चाहता हूँ। तो आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, या अपने मैम सर से पूछ भी सकते हो। तो डी वाले में लिखा है, सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो जो सूर्य है उसके निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बुध भर देंगे। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें लिखा है, सूर्य एक है। तो सूर्य एक तारा है। तो जो आप लोग देख सकते हो वीडियो को रुका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के रिक्त स्थान आप लोग पूरी तरह से अपने बुक में भर सकते हो, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो बताइए आप लोग खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो खगोलीय पिंड आप लोग सामने जी लिखा यहाँ पर, इसका आंसर लेंगे, सौरमंडल में पाए जाने वाली सभी तारे ग्रह उपग्रह को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आप लोग जी आंसर
पूरा वीडियो को रोक कर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय का दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो अब इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का और वीडियो रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ या तारे हुए, तो हम दिन में क्यों नहीं देख सकते। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख सकते। तो किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है उपग्रह किसे कहा जाता है एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। जो उपग्रह हैं वो किसे कहते हैं, मतलब उपग्रह किसे कहा जाता है, वो ये उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी पिंड आमतौर पर किसी ग्रह के चारों ओर एक सुसंगत और स्थित कक्षा में होती है। उपग्रह को मुख्य प्रकार से प्राकृतिक उपग्रह और दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह जिन्हें मनुष्य ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लॉन्च किया, हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो कि आप वीडियो का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लगा है सूर्य के दूसरे क्रम ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी एक चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करता है। मतलब कि सूर्य के जो दूसरे क्रम में कौन सा ग्रह है और वह मतलब कि कितने दिन में पूर्ण करता है। तो उसका आंसर लिखेंगे ना, तो उसका आंसर जी लिखेंगे सूर्य के दूसरे क्रम में ग्रह शुक्र है, वह पृथ्वी का एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब परस्पर भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप और घनत्व अत्यंत था। बिग बैंग प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वीडियो को रोककर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसे सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप लोग सभी जरूर जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा सरल आंसर है। तो इसका आंसर लोग यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कई कारक हैं जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें विविध प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिर जलवायु, तरल पानी है। यह एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जो मनुष्यों के सहित जीवन के कई रूपों को समर्थन करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है कि आकाशगंगा को समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन है आकाशगंगा को समझाइए, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो सितारों, धूल, अंतरिक्षीय गैस, तैराकी अवशेषों और डार्क मैटर से बनी होती हैं और सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सी से भी लिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है तारा तथा ग्रह में अंतर लिखिए, यानी तारे तथा ग्रह में अंतर लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को एक तरफ लिखना है तारे, एक तरफ लिखना है ग्रह। तो पहले ही पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, और ग्रह में लगेंगे ग्रह तारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसमें लगेंगे ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तीसरे में लगेंगे तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते और तारों की अपेक्षा सभी ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोका पूरा का पूरा तारे और ग्रह में अंतर लिख लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो सौरमंडल का आप लोग चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जो मैंने अपने हाथों से आप लोग सामने यहाँ पर बनाया है। तो ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर सौरमंडल का चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर शुरू हो जाता है, इस प्रकार से पूरे आपके एक ग्रह हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ने पूरा आपका ये पार्ट, आपका जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप लोग बैठे तो ये कक्षा 6वीं का 8 गैप व्यवस्था का भूगोल का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो शपथ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शपथ लिखा आप लोग सामने यहाँ पर अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसके मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने आप कराऊंगा। साथ ही आप लोग देख सकते हो पहले रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बचपन प्रश्न में आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। ठीक आया ना समझ।
तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, स्थान आ ग्रीनविच व 15 सेल्सियस पश्चिम से स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर समय क्या होगा? तो इसमें मतलब कि समय पूछा है, तो समय कितना होगा? दोपहर के 12 बजे होंगे, या दोपहर के 7, या दोपहर के 9, या दोपहर के 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन सही है, सुबह के 7। ठीक है, तो आप लोग बी ऑप्शन पर टिक करके आप लोग यहाँ पर उत्तर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 सेल्सियस घूमने में समय कितना लगता है? तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको एक अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, 4 मिनट, जो कि आप लोग उत्तर यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा है, अगर भारत में प्रातःकाल 11 बजे हो तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? तो लंदन का समय होगा 5:30। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, सुबह के 5:30। तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है, यहाँ पर 23/2 उत्तरी अक्षांश में 23/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। क्या? उष्णकटिबंध। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पर सही, यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। तो वह कौन सी रेखा है? तो वो आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अगला 6वां। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 आपके बस्ट में प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन नंबर 6वें से 10वें तक रहेंगे आपके रिक्त स्थान। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो 6वें में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आप लोग ए ऑप्शन, ए में लिखा है ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप का प्रतिरूप है। तो यहाँ पर आपको पहले वाले में ग्लोब भर लेना है, दूसरे वाले में आपको भर लेना है यहाँ पर दोपहर। ठीक है, और यहाँ पर भर देना आपको पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम भरना, यहाँ पर पूर्व भर देना है। अगला आप लोग सामने डी वाले में लिखना आपको काल्पनिक रेखाएं, और फिर आ जाता है आपका ऊपरी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है, जो कि आप लोग वीडियो को लिख कर पूरी तरह से लिख भी सकते हो। चलिए बढ़ते इसी क्रम की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है, ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो ग्लोब होता है तो उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे उसकी 2 विशेषताएं? चलिए, तो उसकी 2 विशेषताएं जो रही आप लोग सामने, जो कि आप लोग लिखोगे, ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। ठीक है, दूसरा लोग ग्लोब पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। तो इसकी 2 विशेषताएं हो गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा है, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है? जो पृथ्वी का आकार होता है वो ध्रुवों में तथा मध्य में कैसा है? तो इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखना आपको, पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर सही लिख लेंगे वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लगा है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है? जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी के कितने भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लगा है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा उष्णकटिबंध, दूसरा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा हो जाएगा शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लगा है, ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा को क्यों प्राप्त होती है? तो इसका आंसर लगेगा, ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तीखी पड़ती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 जिसमें लिखा है, उष्णकटिबंधीय 23/1/2 उत्तरी अक्षांश में 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश में मध्य ही क्यों पाया जाता है? तो इसका आंसर लगेगा क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23/1/2 झुकी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जिसमें लिखा है, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। जो देशांतर रेखा होती है उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो ये रही आप लोग सामने देशांतर रेखाओं की विशेषता। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई है, यह एक अर्धवृत्त होती है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर लगेगा यहाँ से, ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखा खींची हुई है, ये अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इनकी रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, मानक समय से क्या आशय है? भारत के मानक समय कितने देशांतर से माना जाता है? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, मानक समय वह है जो किसी देश या विस्तार भूभाग के लोगों के व्यवहार
के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82/2 पूर्वांत दिशांतर एवं उत्तर को मानक समय माना जाता है। तो आप उस समय क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है कि ग्लोब का चित्र बनाकर ये रेखा आपको दिखा दर्शाना है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसका चित्र बना भी सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अगर आप लोग चाहो तो अपनी मतलब कि किताब से भी देख के बना सकते हो या सर मैम से पूछ के भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका भूगोल का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो इसका मैं संपूर्ण शुरू करूँगा भूगोल का। तो पहली प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा, प्रश्न पहला, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी की माह होता है जो, उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि पहला लगा 28, दूसरा लगा 30, अगला है 29, इसमें 31। तो अगर आप लोग पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके बताएं कि सर इसका आंसर ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सही हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती हैं। जो 22 दिसंबर है उसमें उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती हैं। तो वर्षा ऋतु होती है कि बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब आप लोग बताइए कि कौन सी ऋतु होती है। तो चलिए इसका आंसर भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा शीत ऋतु। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पहले का आंसर और दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया है, जो कि आप यहाँ पर उत्तर में की जगह पे लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पर उत्तर में लिखना आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यहाँ पर यहाँ पे विश्व भाव के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो विश्व भाव का संबंध था तो उसमें कौन सा कथन सही है। तो उसका सही कथन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सही हो जाएगा उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो इस पर टिक करके आपको यहाँ पर उत्तर की जगह पे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है उत्तर अंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ने सही नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये इसका कथन सही नहीं था, ये आपका डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय लेती है। जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर पूरा करती है तो कितने घंटे समय लेता है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 घंटे। क्या है, बी ऑप्शन सही है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अगला रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो पहले देख लेते हैं, पहला आपके सामने यहाँ पे रिक्त स्थान पहला, जिसमें लगा पृथ्वी से प्राप्त प्रकाश। तो यानी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो करती है कि नहीं करती है बताइए आप लोग। हाँ, तो पहले में हम लोग सूर्य भर देंगे, दूसरे में लिखेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटा रात होता है या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जानना बी ऑप्शन में 21 जून भर देना है। अगला पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमा गति के कारण दिन रात में परिवर्तन होता है। तो इस सी वाले ऑप्शन का आंसर मुझे अभी पता नहीं है, मतलब कि पता तो है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाहता आपके साथ। इसलिए अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी सर में हमसे भी पूछ सकते हो। ठीक, अगला डी ऑप्शन जिसमें लगा है एक लीप वर्ष में हर 4 साल के अंतराल में आता है। जो एक लीप वर्ष होता है वो हर 4 साल के अंतराल में आता है। अगला आप लोग ये ऑप्शन जिसमें लगा है यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के विपरीत भागी भाग में क्या होगा। तो क्या होगा, अंधेरा होगा। तो आपको यहाँ पर अंधेरा लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है ग्लोब, यानी जो ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले व्रत का क्या कहते हैं। जो ग्लोब होता है उस पर हम दिन रात एक करें तो उस व्रत को हम क्या कहेंगे। तो उसका आंसर लेंगे हम लोग प्रदीप्ति व्रत। क्या लिखेंगे, प्रदीप्ति व्रत लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूर्ण करती है। जो पृथ्वी है कितने दिनों में सूर्य का चक्कर, तो हम लोग हो गए 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो आप लोग 365 दिन 6 घंटे में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो आप लोग ना ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा पृथ्वी पर दिन व रात की स्थिति के बराबर होता है। तो चलिए इसका आंसर लोग यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत
पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतु होती है? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है, लिखिए। चलिए तो इसका भी आंसर देखते हैं। ठीक, इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे। समानतः एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक चौथे बरस फरवरी माह 39 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं, जिसमें लिखा है, आंसर देखते हैं जिसका आंसर है पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। ठीक है, सुविधा के लिए एक बरस 365 दिन का होता है। इसमें 6 घंटों को नहीं जोड़ा जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त एक मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर होते हैं, जो अपना यहाँ एक दिन को चौथे बरस की फरवरी माह में जोड़ते हैं, इसलिए प्रत्येक चौथे बरस की फरवरी 29 दिनों की होती है। आगे समझे, जैसे कि मान लीजिए पूरे साल में जो अपनी परिक्रमा होती है वो 365 दिन और 6 घंटे होती है। अब 6 घंटे को 4 सालों को जोड़ दो तो एक दिन रात हो जाती है। तो अब जो 28 की फरवरी होती है उसमें जोड़ देते तो 29 हो जाती है। आगे समझ में, तो इस प्रकार से आप लोग समझ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सामने है, पृथ्वी पर उत्तर अयांत का दक्षिण अयांत की अवस्था कब होती है। तो आप लोग हुए 21 जून को उत्तर अयांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिण अयांत की स्थिति होती है। तो आप लोग ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक हो जाएगी घूर्णन, एक हो जाएगी परिक्रमण। तो घूर्णन को लिखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी घूर्णन कहलाता है। ठीक है, और परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। तो आप लोग 23 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है ऋतु परिवर्तन का नामांकन चित्र बनाइए। जो ऋतु परिवर्तन का नामांकन चित्र होता है वो लिखना है। तो उसका आंसर आप लोग सामने दे रहा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोग सामने यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यहाँ पर बसंत ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, वहाँ पर ये आपकी शरद और यहाँ पर शीत ऋतु। तो इस प्रकार से आप वीडियो का पूरा कंप्लीट लिख लें। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने एक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है आपके सामने, यहाँ पर अध्याय यहाँ पे देख सकते हो लिखा अध्याय मानचित्र, ठीक है। तो ये पार्ट का नाम दिया है, इससे समझ हम लोग करने पा रहे हैं पूरे आपके क्वेश्चन आंसर है। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दिया जाए, ये भूगोल का पार्ट 4 है, ठीक है, जो आपकी सामाजिक विज्ञान है 8 की पुस्तक का। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लगा है दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। तो दिक् सूचक होता है उसमें दिशा कौन प्रदर्शित करती है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही है आपका, जो कि आप लोग इस पर टिक करके आप लोग यहाँ पर लिख देना सी ऑप्शन उत्तर दक्षिण, ठीक है। आगे समझ। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट दूसरे में लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है कि निम्न में से मानचित्र घटक नहीं है। तो हमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर खाका। इसका सही आंसर क्या है, खाका, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है निम्न प्रतीक चिन्हों को द्वारा दर्शाते हैं। मतलब कि जो आपके चिन्ह दिए गए हैं इन्हें किनके द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बड़ी
लाइन पक्की सड़क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाता है, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सुने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं। तो कौन सा मानचित्र कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसपे आपको टिक करके यहाँ पर नीचे उत्तर की जगह पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है रेखाचित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो देखो जी, आप लोग सामने इस प्रकार से हमने एक चित्र बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है इस प्रकार से, किस प्रकार देखो, जैसे मान लीजिए ऊपर अपना उत्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरब हो गया है, नीचे दक्षिण हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे दिखते हैं तो अपना क्या हिंद महासागर आता है, तो डी ऑप्शन मैंने यहाँ पर सही लगा दिया। ठीक है, फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहले में आपको मानचित्र भर देना है। दूसरे के बाद बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिशा भर देना है, दिशा लिख देंगे। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में भरना है भूरे रंग से, क्या है, भूरे रंग से भर देना है। फिर आगे आप डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है मानचित्र, तो आपको डी वाले में मानचित्र लिख देना है। अगला आपके सामने यहाँ पर खाका, तो यहाँ पर आपको खाका लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 96 के रिक्त स्थान पूरी तरह से यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मानचित्र किसे कहते हैं। जो आपका मानचित्र है वो किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखो यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर, ऐसा लिखना है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठार, मैदानों, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर पर कितनी दूरी दर्शाता है। जो मतलब कि आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है इस पैमाने को, इसको दर्शाना और इससे संबंधित मतलब कि लिखनी है। तो आपको लिखोगे 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा में दर्शाया जाता है। तो इसमें उत्तर दिशा, क्या लोगे, उत्तर दिशा है। ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से दिखाया गया, तो उत्तर दिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है मानचित्र ग्लोब किस प्रकार भिन्न है, यानी जो मानचित्र से जो ग्लोब है वो किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर लिखना है मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र के भौतिक या उच्चबल मानचित्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, जो भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लगा है मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर है। जो मानचित्र होता है और रेखाचित्र में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानचित्र, पहले लिखेंगे हम लोग मानचित्र फिर रेखाचित्र। तो यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, और रेखाचित्र है तो रेखाचित्र भी आप लोग लिख लेना। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है थीमेटिक मानचित्र में हमें कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसमें लिखना आपको थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़कें, मानचित्र, वर्षा, मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण का इत्यादि का पता लगता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो इसका आंसर लिखना है भौतिक मानचित्रों का उद्देश्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक भू आकृतियों और विशेषताओं की दिखाना होता है, जैसे कि पहाड़, रेगिस्तान, झीलें, महासागर और नदियाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है निम्नलिखित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क जी लिखनी है। तो इस प्रकार से जी आपके सामने चिन्ह दिए गए हैं। ये बड़ी लाइन आपको इस प्रकार से लिखनी है, पक्की लाइन पक्की सड़क जे हो जाएगी, नदी जे हो जाएगी आपकी, पुल जे हो जाएगी, पेड़ आपका जे हो जाएगा, और बड़ी सीमा जे है वो आपकी ये बस्ती है। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक कर इनकी भी आप लोग पूरी की चित्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है मानचित्र में किसी स्थान स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। चलिए, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए
अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अपने विद्यालय का एक मानचित्र बनाइए, यानी विद्यालय का मानचित्र बनाइए। उसमें आपको कक्षा या कक्ष, खेल का मैदान और किचन सेट और पुस्तकालय सड़क जी दर्शाने हैं। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, चलिए। तो इस प्रकार से पहले मैंने एक बाउंड्री बनाई, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से ये हुई आपकी क्या बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपका क्या बनाया, ये किचन शेड, ठीक है, किचन शेड हो गया। फिर मैंने बनाया आपका ये पुस्तकालय, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया आपका ये यहाँ पर ये हुआ आपके कक्ष, ये क्या कक्ष है, कक्ष यानी कक्षा, ठीक है। और फिर आपके सामने यहाँ पर ये हो गया आपका क्या पेड़, ये क्या पेड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये है अपना खेल का मैदान, ठीक है, ये आपका खेल का मैदान हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा के पूरे तरह से आपके सामने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करिए, जो कि आप लोग भी इस प्रकार से लिख भी सकते हो, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये आपका पार्ट जो 4 है, ये आपका भूगोल का कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर लगा आपका अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आप लोग सामने पहले लेंगे, आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, पहला विकल्प लिखा है यहाँ पर सही विकल्प, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन में हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। तो जिस पे आपको टिक करके यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप सामने आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दूसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, अफ्रीका, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले का हो जाएगा वो सी और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर 2 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है एशिया महाद्वीप हिंद महासागर के किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है सबसे छोटा महाद्वीप है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें लगा है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा विश्व का सबसे बड़ा गहरा मेरिडियाना ग्रंथ स्थिर। तो ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरी कीजिए। तो रिक्त स्थान है पहले वरना आपको पहले वाले ए ऑप्शन आ जाए अंटार्कटिका, ठीक है। और दूसरी वाले में आपको भरना है बी वाले ऑप्शन भरना आपको यहाँ पर कम, ठीक है, बी वाले भर देना यहाँ पर कम। और तीसरी भरना आपको जीव मंडल। और चौथी भरना आपका यूरोप तथा एशिया, यूरोप एवं एशिया। और यहाँ पर 5वीं भरने की ई ऑप्शन भरना उत्तरी अफ्रीका। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो वीडियो को पूरे सही विकल्प कंप्लीट भर सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा है किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो इसका आंसर लगोगे इस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा पृथ्वी की सतह को किन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो जो हो जाएगा तो महाद्वीप और एक महासागरीय में। अगला क्वेश्चन 9, जिसमें लगा जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसके आंसर लिखना आपको जीवन के आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनके नाम है जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपके सामने उत्तर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप इस प्रकार से, महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं, जिनके कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लगा वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे लिखी तालिका में लिखिए। तो देखो वायुमंडल कौन गैस कितनी मात्रा में है, जैसे ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 1% और आर्गन जो आपके 0.01%। अगला आपको क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय। तो ये क्या है, इनकी तरंग मतलब कि ये जल की विभिन्न गतियाँ हैं, जो कि आप लोग नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था आपके सामने पर्वतारोहितों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। जो पर्वतारोहित होते थे उन्हें क्यों जाना, तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व तेजी से घटता जाता है। पर्वतों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहे हैं, जिसमें लगा जल संरक्षण को 3 विधियाँ लगी, यानी कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं उनकी विधि लिखनी है।
तो पहले लिखेंगे बारिश जल संचय, दूसरा लेंगे ग्रे वाटर रिसाइलिंग, तीसरा लेंगे जल कुशल उपकरणों और फिक्सर यानी पिक्चर्स का उपयोग करके। तो ये आपकी कहा जल संरक्षण की विधियाँ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो लिखेंगे जीव मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वह भाग है जो जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत ही प्रजातियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा नीचे दिए गए रेखा क्षेत्र में विश्व के प्रमुख महासागर एवं मकर है। तो इसको आप लोग चाहो तो आप लोग अपनी बुक में से देख के ही पढ़ सकते हो या आप लोग अपनी सर मैम से भी पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सुना यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट हुआ है। इस गोल है उस पार्ट का मैं अध्याय 6 लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लगा है भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन डी ऑप्शन है 8। तो इसको आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी ऑप्शन आंसर आपको 8 लिख देना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको पहले का आंसर और दूसरे आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन तीसरा जिसमें लिखा है भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाए बी ऑप्शन चीन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पर 4 जिसमें लगा है खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नर्मदा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि वह कैसा है? तो इसका आंसर लिखना आपको सी ऑप्शन 3 और जल से घिरा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके वस्तु में प्रश्न यानी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो पहला लगा भारत के दक्षिण में महासागर स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपका हिंद महासागर। कौन सा सागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। तो आपको 6वीं वाले में को जी भर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लगने की क्वेश्चन नंबर 6वीं का बी ऑप्शन है जिसमें खालिस्तान लगा है बिना रीढ़ वाले जीव। तो आपको यहाँ पर खालिस्तान भर देना जो कि आगे लगा है छोटे समुद्री जीवों के कंकाल में के होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बी ऑप्शन में ये आ जाएगा। सी ऑप्शन में लिखना आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ये 2 आ जाएंगे आपके इसमें। अगला आपके सामने डी जिसमें लिखा है पाक यानी कि पाकिस्तान जल संधि भारत को से अलग करती है यानी श्रीलंका से अलग करती है। तो आपका डी ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन ई ऑप्शन जिसमें लिखा है कि सुनामी एक विशाल संघनी सागरीय तरंग है जो समुद्र से तो अपना विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है जड़ोल यानी कि जलोढ़ निक्षेप से क्या हिस्सा है? तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि जलोढ़ निरपेक्ष नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा आप लोग सामने अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो इनका आंसर हो जाएगा नर्मदा ताप्ती सिंधु। तो ये 3 नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन 9 जिसमें लिखा है दिए गए भारत के मानचित्र को मैं पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखो इन मानचित्र में लिखना हूँ। तो देखो भारत का नक्शा कौन सा है? देखो भारत का नक्शा है आपका जी। ठीक है, तो ये आपका भारत का नक्शा। अब यहाँ से पड़ोसी देश देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ है श्रीलंका, इस तरफ आपका म्यांमार, इस तरफ है नेपाल व चीन, इस तरफ पाकिस्तान, यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुका पूरा इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको इसका आंसर लिखना है हमारे देश के जो राज्य है वो 28 है और जो आपके केंद्र शासित देश है वो है 8। ठीक है, तो राज्य राजधानी आपने पढ़ी है तो वही वाली है ये राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है प्रायद्वीप पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक? प्रायद्वीप पठार की 5 प्रमुख बातें लिखनी है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से रहेगा जिसमें लगा है उत्तरी मैदानों के बीच जच्छड़े में, इस प्रकार से यहाँ से लिखें मैदान प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल की विशेषता लिखी। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत। यहाँ पर लिखना भारत के पश्चिम भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। एक शुष्क यानी शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यहाँ पर एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर लिखा है प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल पॉलिश से
होता है। प्रवाल पोलिप्स छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। तो आप लोग चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 लगा, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदानों की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निरपेक्षों से बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो देखो नाम लिखना है, हिमालय पर्वत को तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? एक तो महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिका। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सामने यहाँ पे मानचित्र दिया है जिसमें आपको दर्शाना है। तो आप लोग इसको आप लोग अपने स्कूल के सर मैम से भी पूछ के इसको भर सकते हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा सारे आप लोग कहीं से भी देख सकते हो। अगर आप उसका संपूर्ण मतलब इसका आंसर भी चाहते हो तो कमेंट में आपको क्वेश्चन लिखना है, थैंक्स लिखना और नीचे लिखना थैंक्स के नीचे लिखना आंसर। ठीक है, थैंक्स आंसर तो कमेंट लिख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए, तो मैं इसका आंसर भी वो ला दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।